हम सॉल्व कर रहे हैं मॉसबी और आज हम देखने वाले हैं मॉसबी के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन नंबर 169। हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है क्लाइंट एक्सपीरियंस एब्डोमिनल डिस्टेंशन। मरीज़ के एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको देखने को मिल रहा है सर्जरी के बाद। हमने ये पहले भी बात डिस्कस करी है कि आमतौर पर क्या होता है, सर्जरी के बाद एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होता है कुछ दिनों के लिए। उस समय पर आपको मरीज में एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिख सकता है। तो ये क्या कह रहा है? क्लाइंट एक्सपीरियंस एब्डोमिनल डिस्टेंशन फॉलोइंग सर्जरी, विच नर्सिंग एक्शन आर अप्रोप्रिएट। कौन सा नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएट होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन को देखते हुए? तो मेरी बात सुनिए, जब भी वो आपको पूछे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है सर्जरी के बाद, समझ जाइए मरीज में देखने को मिल रहा है पैरालिटिक इलियस। क्या देखने को मिल रहा है? पैरालिटिक इलियस, जिसमें कि बाउल के पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट है। पेरिस्टाल्सिस यानी आगे मूवमेंट जो करता है बाउल का कंटेंट जो आगे मूव करता है वो एब्सेंट है। और अगर वो एब्सेंट हो तो एज अ नर्स आपको वो सारे इंटरवेंशन करने हैं जिससे उसके पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाया जा सके, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं इनमें से जो पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा सकते हैं। उनमें से एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन है कि मरीज को चलने फिरने के लिए कहिए, एनकरेज एम्बुलेशन। अगर मरीज चलेगा फिरेगा या एक्टिविटी करेगा तो ध्यान रखना, एक्टिविटी से क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होता है। पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होगा तो मरीज में एब्डोमिनल डिस्टेंशन कम होगा। तो एक इसका आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या जिंजर चिप्स देने चाहिए? नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऑस्कल्टेटिंग बाउल साउंड, आप जानते हैं कि जब भी सर्जरी हो, सर्जरी के बाद बाउल साउंड ऑस्कल्टेट करना नर्स का काम है, और खासकर तब जब वो देखना चाह रही है कि मरीज में पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट है या नहीं। अगर बाउल साउंड प्रेजेंट है तो समझ जाइए पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट है, पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो चुकी है। और अगर बाउल साउंड एब्सेंट है तो समझ जाइए कि पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट है। तो ये दो कारण, फर्स्ट ऑप्शन इनमें सही बैठता है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही बैठता है। प्रोवाइडिंग ए स्ट्रॉ फॉर ड्रिंकिंग, स्ट्रॉ का कोई लेना देना नहीं है तो ये गलत है। और ऑफरिंग प्रिस्क्राइब्ड ओपोइड एनाल्जेसिक, मेरी बात सुनिए, अगर ओपोइड एनाल्जेसिक कभी वो आपसे पूछे तो मेरी बात एक ध्यान रखना कि ओपोइड एनाल्जेसिक तो बच्चे, ओपोइड्स तो हमेशा जीआई की मोटिलिटी को कम करते हैं। ओपोइड से जीआई की मोटिलिटी को कम करते हैं जिसकी वजह से मरीज में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। इन अदर वर्ड, कभी वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पैरालिटिक इलियस इनमें से कौन सी दवाई करती है, तो आंसर जाता है मॉर्फिन, क्योंकि मॉर्फिन जीआई की मोटिलिटी को कम करता है तो उसकी वजह से मरीज में कॉन्स्टिपेशन या फिर पैरालिटिक इलियस देखने को मिल सकता है। इसीलिए उस मरीज को जिसको पहले से एब्डोमिनल डिस्टेंशन है उसको तो ओपोइड्स देंगे ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। एक और अगर मैं आपको एनक्लेक्स का टिप बताऊँ ओपोइड से रिलेटेड, तो ओपोइड्स की जब जो टॉक्सिसिटी हो जाती है उसमें मरीज में पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है। तो लिख लीजिएगा, ओपोइड टॉक्सिसिटी में क्या देखने को मिलेगा? पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलेगा। और हमेशा ओपोइड्स उन मरीजों को मत देना, ये भी अपने नोट्स में मेंशन करिएगा। उन मरीजों को ओपोइड्स या मॉर्फिन, खासकर आपसे वो पूछेगा क्वेश्चन में कि मॉर्फिन किन मरीजों को नहीं देना चाहिए, जिनमें रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है। क्योंकि आप जानते हैं कि मॉर्फिन या ओपोइड्स क्या करते हैं, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, याद रखना, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं। इसीलिए ऐसे मरीज जिनमें पहले से रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है उन मरीज में मॉर्फिन नहीं दीजिएगा। और मॉर्फिन का साइड इफेक्ट पिन पॉइंट प्यूपिल, और ये जीआई की मोटिलिटी को कम करता है जिसकी वजह से मरीज को कॉन्स्टिपेशन और पैरालिटिक इलियस हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाता है, मरीज को अर्ली एम्बुलेशन करने के लिए बोलेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। बाउल साउंड ऑस्कल्टेट करेंगे देखने के लिए कि पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट है या नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मॉसबी का देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 170। इसमें ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्लाइंट इज एडमिटेड विद डायरिया। बहुत बड़ा है, यहीं से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मरीज को डायरिया हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है एंड उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं। व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट, किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी हुई होगी? शुड द नर्स रिपोर्ट इमीडिएटली, नर्स किस इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी को
रिपोर्ट करेगी। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, आज की बात अपने नोट्स में लिख लीजिए। जब भी किसी मरीज को डायरिया होता है, उस मरीज को होता है हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया पोटेशियम लॉस की वजह से, पोटेशियम लॉस की वजह से मरीज में हाइपोकैलीमिया देखने को मिलता है। ध्यान रखना, डायरिया में, डायरिया विल लीड टू हाइपोकैलीमिया। और हाइपोकैलीमिया के साइन एंड सिम्टम आपको ऑन टिप्स याद रहने चाहिए। मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि एक तो हाइपोकैलीमिया क्या करता है, मसल वीकनेस करता है। मसल वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोकैलीमिया मसल वीकनेस को लीड करता है। और दूसरा, हाइपोकैलीमिया से हो सकता है टैकीकार्डिया। तो आज के बाद नोट्स में लिख लीजिएगा, डायरिया क्या करवाएगा, हाइपोकैलीमिया, और हाइपोकैलीमिया मसल वीकनेस और टैकीकार्डिया करता है। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा बच्चे, वो जाएगा टैकीकार्डिया एंड मसल वीकनेस। टैकीकार्डिया एंड मसल वीकनेस। तो क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर डायरिया हो रहा है, डायरिया की वजह से हाइपोकैलीमिया होगा और टैकीकार्डिया और मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हम क्या देख रहे हैं, मॉसबी का क्वेश्चन नंबर 172। इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ क्लाइंट विद अर्थराइटिस, एक मरीज जिसे अर्थराइटिस है, इंक्रीजेज द डोज ऑफ आइबुप्रोफिन, वह आइबुप्रोफिन की डोज को बढ़ा देता है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नोट्स में लिख लीजिए। आइबुप्रोफिन क्या है बच्चे, एनसेड्स है। आइबुप्रोफिन क्या है, एनसेड्स। अब देखेंगे, आपको मैं कॉमनली एक चीज़ बताऊंगा कि एनसेड्स का एक साइड इफेक्ट क्या होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक मरीज है, अ क्लाइंट विद अर्थराइटिस इंक्रीजेज द डोज ऑफ आइबुप्रोफिन टू अबेट जॉइंट डिस्कम्फर्ट। After several weeks, the client become increasingly weak. The healthcare provider determine the client is severely anemic. वह anemic है and admit the client to the hospital. What clinical indicator does the nurse expect to identify when performing an admission assessment? अगर नर्स एडमिशन असेसमेंट कर रही है तो एक ऐसा व्यक्ति जो एनीमिक है और जो आइबुप्रोफिन ले रहा है, उसमें नर्स को क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो पहली बात बच्चे हमेशा याद रखना, जब भी आपसे वो आइबुप्रोफिन वगैरह नाम ले तो समझ जाना ये है एनसेड्स। और जो एनसेड्स होते हैं, आइबुप्रोफिन होते हैं, उनकी एक ख़ास बात होती है। और वो ख़ास बात क्या होती है कि वो क्या करते हैं, जो जीआई है ना, जो स्टमक है, जो जीआई की म्यूकोज़ा है, उसका इरोजन करते हैं। जीआई की म्यूकोज़ा को इरिटेट करते हैं। जीआई की म्यूकोज़ा को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं। अगर ये जीआई की म्यूकोज़ा को इरिटेट करेंगे तो वहाँ पर पेप्टिक अल्सर बनने का रिस्क या होने का रिस्क बढ़ जाता है। या फिर अगर वो जीआई की म्यूकोज़ा को इरिटेट कर रहे हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। समझ लीजिएगा, आज के बाद गलत मत करिएगा। जब भी किसी मरीज को एनसेड्स दो, ये बात ध्यान रखना कि वो जीआई की म्यूकोज़ा को इरिटेट कर सकता है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर या फिर वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। अब अगर ये ब्लीडिंग जो यहाँ से हुई है, ये स्टूल के साथ बाहर आएगी, तो पेशेंट का जो स्टूल आएगा वो ब्लैक कलर का आएगा ब्लीडिंग की वजह से। इसको कहते हैं मलीना। मलीना कब देखने को मिलता है, अपर जीआई ब्लीडिंग। जब अपर जीआई ब्लीडिंग होती है उस केस में मलीना देखने को मिलता है। तो एक तो मरीज में जब नर्स देखेगी तो उसे मलीना देखने को मिलेगा, क्योंकि वो आइबुप्रोफिन ले रहा था और आइबुप्रोफिन ने उसके जीआई म्यूकोज़ा को इरिटेट किया होगा। और दूसरा बच्चे ये कह रहा है मरीज सीवियरली एनीमिक है जब भी हीमोग्लोबिन कम होता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन कम है लेकिन ऑक्सीजन तो उतनी ही पहुंचानी है। मान लीजिए 4 ट्रक सेब लेके जा रहे थे हिमाचल से जम्मू। अब ट्रकों की संख्या कम हो गई, मान लीजिए 4 ट्रक की बजाय सिर्फ मालिक के पास 2 ट्रक बचे, लेकिन सेब बराबर पहुंचाने हैं जम्मू। अभी भी सेब उतने ही पहुंचाने हैं जम्मू। तो मालिक क्या करेगा, जो 2 ट्रक बची उनकी स्पीड बढ़ा देगा। जल्दी से जाएंगे छोड़ के लेके आएंगे, जल्दी से जाएंगे छोड़ के लेके जाएंगे। तो पहले जब 4 ट्रक थी तो जितना सेब जा रहा था उसकी स्पीड स्लो थी, लेकिन जब 2 ट्रक नहीं रही तो 2 ट्रक की मालिक ने क्या कर दी, स्पीड बढ़ा दी, ताकि वो उतने ही सेब छोड़ के आ सके। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ कि पहले हमारे पास 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल थे और 4 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पहुँचा रहे थे। किसी वजह से HB कम हो गया, यानी हीमोग्लोबिन
कम हो गया। अब हीमोग्लोबिन कम हो गया तो सिर्फ 2 हीमोग्लोबिन बचे। अब अगर 2 हीमोग्लोबिन को उतना ही ऑक्सीजन पहुंचाना है तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जल्दी से जाएंगे, ऑक्सीजन छोड़ के वापस आएंगे, फिर जल्दी से जाएंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी, यानी हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा, यानी मरीज में देखने को मिलेगा टैकीकार्डिया। तो एनीमिक पेशेंट में टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, या हर वो मरीज जिसमें ब्लड कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, उसमें भी टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। इसीलिए याद रखना, जब भी किसी मरीज में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, आप देखो कि मरीज को टैकीकार्डिया हो रहा है या नहीं। जैसे ही आपने छुआ और मरीज को टैकीकार्डिया है तो समझ जाइए हो सकता है सर्जरी के बाद इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो। तो इस मरीज को जिसको आइबुप्रोफेन चल रही है उस मरीज में एक तो ब्लीडिंग हो सकती है जिससे मलीना देखने को मिलेगा, और एक टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कॉन्स्टिपेशन किस ड्रग का साइड इफेक्ट है। याद रखना विनक्रिस्टिन एक ड्रग है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग होता है, उसका साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, क्ले कलर स्टूल आपको कहाँ देखने को मिलता है। क्ले कलर स्टूल आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आपको देखने को मिलता है क्ले कलर स्टूल। तो ये भी याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और पेनफुल बाउल मूवमेंट आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, हेमरॉइड्स की कंडीशन में। हेमरॉइड्स की कंडीशन में आपको पेनफुल बाउल मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन नंबर 172 से बन रहे थे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से एनसेड्स जीआई की म्यूकोजा को इरिटेट करते हैं। तो ये देखिए, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ये रहा स्टोमक की जीआई इस लेयर पे अल्सर फॉर्मेशन या ड्यूडेनम में अल्सर फॉर्मेशन। दो कारण बताइए हैं, या तो एच पाइलोरी, जो कि काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि पेप्टिक अल्सर होने का मेन कारण क्या होता है, एच पाइलोरी। पेप्टिक अल्सर का मेन कारण क्या होता है, एच पाइलोरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और दूसरा याद रखना, एनसेड्स भी क्या कराती हैं, पेप्टिक अल्सर कराती हैं, या फिर जीआई म्यूकोजा को इरिटेट करती हैं। इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से मरीज में आपको मलीना देखने को मिल सकता है। अगर हम नीचे जाएं थोड़ा सा और यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट देखने की कोशिश करें एनसेड्स की, तो साइड इफेक्ट में आप एक चीज़ पाएंगे, गैस्ट्रिक इरिटेट करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करता है, या इरोजन करता है, या पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन करता है, या जीआई से ब्लीडिंग होती है। हर उस कंडीशन में मरीज में मलीना देखने को मिलेगा। चलिए, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं।